Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT part सेकेंड। तो जैसा कि रिसेंट एडवांसेस के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आज का लेक्चर अपना पेट स्कैनिंग के बारे में रहेगा, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के बारे में। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की अगर लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्सेज की। जो भी रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं उनमें से पॉजिट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। उन पॉजिट्रॉन्स को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। टोमोग्राफी दैट मीन्स सेक्शनल इमेजेस, 3D इमेजेस यहाँ पे ली जाती हैं। तो दैट मीन्स कि ऐसी टेक्निक जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सोर्सेज ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। फिर वो जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज है वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाने के बाद में ऑब्वियस ही बात है रेडियो एक्टिव सोर्सेज का काम होता है एनर्जी को एमिट करना। वो एनर्जी एमिट करेगा पॉजिट्रॉन के फॉर्म में, पॉजिट्रॉन होंगे। उन पॉजिट्रॉन को डिटेक्टर्स के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, जिससे हम ऑर्गन के फंक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। इसका जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल के अंदर सबसे मेन जो अपन अगर बात करें यहाँ पे एमिटर्स की, दैट मीन्स ट्रेसर रेडियो न्यूक्लाइड्स, जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है वो है FDG। तो यहाँ पे जो ये FDG होता है ये ग्लूकोज की तरह रिएक्ट करता है। दैट मीन्स कि जिस तरीके से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, इसका मेटाबॉलिज्म भी सेम ही होता है। तो बॉडी में इंसर्ट करने के बाद में जैसे ही आप FDG को बॉडी में इंसर्ट करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ग्लूकोज की तरह उसका मेटाबॉलिज्म चलता रहता है जब नॉर्मल कंडीशन होती है। बट जैसे अब नॉर्मल कंडीशन होती है तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ में रिएक्शन करता है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है, दैट मीन्स एनिहिलेशन की रिएक्शन, जहाँ पे वो डैमेज हो जाता है और वहाँ से रेडिएशन के फोटोन्स निकलते हैं। और वो जो रेडिएशन के फोटोन्स हैं वो फिर डिटेक्ट किए जाते हैं डिटेक्टर से, और फिर कंप्यूटर के द्वारा लॉगरिथम और अलजेब्रिक इक्वेशंस के थ्रू 3D इमेज क्रिएट की जाती है। कुछ जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स थे जो कि काम में लिए जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर, उसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि कौन कौन से हैं। आज हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में, और इक्विपमेंट्स के अंदर भी मेनली अपन यहाँ पे डिटेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द PET इक्विपमेंट, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इक्विपमेंट। और जो इक्विपमेंट है उसके अंदर मेनली जो अपना फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, यहाँ पे डिटेक्टर पे। दैट मीन्स कि पेट के अंदर जो डिटेक्टर काम में लिए जाते हैं उनके बारे में अब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेट इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ डिटेक्टर सराउंडिंग द पेशेंट। दैट मीन्स कि जिस तरीके से आपका जो CT स्कैनर होता है, MRI होता है, जिनमें आपने देखा होगा कि पेशेंट के चारों तरफ सराउंडिंग, ठीक है, पेशेंट के चारों तरफ एक रिंग बनी होती है डिटेक्टर की। सेम यहाँ पे होता है पेट के अंदर भी एक रिंग बनी होती है डिटेक्टर्स के सराउंडिंग द पेशेंट, पेशेंट के चारों ओर। सिंटिलेशन क्रिस्टल्स 10,000 to 20,000 आर यूज्ड एज डिटेक्टर्स। दैट मीन्स कि डिटेक्टर्स के रूप में वहाँ पे सिंटिलेशन क्रिस्टल्स काम में लिए जाते हैं। सिंटिलेशन क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी पता है आपको, जब उनको रेडिएशन मिलती है या फिर एनर्जी मिलती है, अपन बात कर सकते हैं एनर्जी की, तो वहाँ से विजिबल लाइट फोटोन्स एमिट होते हैं। सिंटिलेशन डिटेक्टर्स के बारे में हमने CT के अंदर भी डिस्कस किया था, और जो अपना एक था रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट, उसमें भी अपन ने सिंटिलेशन क्रिस्टल्स या फिर सिंटिलेशन डिटेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। तो जो सिंटिलेशन से जो आपको सिग्नल मिलता है, विजिबल लाइट मिलती है, विजिबल लाइट के लिए आपको फिर विजिबल लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए PMT चाहिए होती है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो दैट मीन्स यहाँ पे PMT भी होगी। और अगर अपन बात करें सिंटिलेशन क्रिस्टल्स की यहाँ पे संख्या की, नंबर्स की, तो कितने होते हैं, लगभग 10,000 से लेके 20,000 तक अपन सिंटिलेशन क्रिस्टल पेट इक्विपमेंट यानी पेट डिटेक्टर के अंदर काम में लेते हैं। एग्जाम्पल, अब सिंटिलेशन का जो क्रिस्टल होता है उसमें भी कई प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं। कौन कौन से अपन काम में ले सकते हैं, बिस्मथ जर्मेनेट जिसको BGO कहा जाता है, लुटेटियम ऑक्सी ऑर्थोसिलिकेट LSO एंड गैडोलिनियम ऑक्सी ऑर्थोसिलिकेट GSO। ये कुछ सिंटिलेशन क्रिस्टल्स हैं जो कि पेट के डिटेक्टर्स में काम में लिए जाते हैं। जनरली डिटेक्टर्स मस्ट हैव हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी, लेस आफ्टर ग्लो एंड गुड एनर्जी रेजोल्यूशन। दैट मीन्स कि जो नॉर्मली आपके सिंटिलेशन डिटेक्टर्स होते हैं उनकी
डिटेक्शन की एफिशिएंसी भी अच्छी होती है या फिर होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर ग्लो कम से कम, दैट मीन्स आफ्टर ग्लो आपको पता है कि रेडिएशन ना मिलने के बाद में भी अगर उनमें से अगर विजिबल लाइट निकल रही है तो उसे बोलते हैं आफ्टर ग्लो। वो क्या करेगा, रॉन्ग डायग्नोसिस करेगा, गलत डायग्नोसिस, दैट मीन्स कि आफ्टर ग्लो कम से कम होना चाहिए। एंड गुड एनर्जी रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन भी क्या होना चाहिए उसका, अच्छा होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंटिलेशन क्रिस्टल्स में से विजिबल लाइट निकलती है। अब विजिबल लाइट को आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद में इमेज आपको डिस्प्ले होती है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे विजिबल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको पीएमटी चाहिए। कि डिटेक्टर्स आर मेड इन ब्लॉक फॉर्मेट, डिटेक्टर्स ब्लॉक फॉर्मेट में बने होते हैं, कपल्ड विद फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, और वो किससे जुड़े हुए होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, पीएमटी। ए सिंगल लेयर क्रिस्टल इज कपल्ड टू मोर देन वन पीएमटी, दैट मीन्स कि एक जो क्रिस्टल होता है, जैसे यहाँ पे अपन ने नंबरिंग की बात की है 10,000 to 20,000, ये जो क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल की जो सिंगल लेयर होती है वो ज़रूरी ही नहीं है कि एक ही पीएमटी से कनेक्टेड हो। इज़ कपल्ड टू मोर देन वन पीएमटी, वो क्या होती है कि एक से ज़्यादा पीएमटी से कनेक्टेड होती है, ठीक है, ताकि जो आपका डाटा एक्विजिशन है, डाटा आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से कलेक्ट कर सको, इमेज की क्वालिटी आपको अच्छी मिल सके, डिटेक्शन की एफिशिएंसी अच्छी हो सके। The PET detectors detect the emission photons and convert them into light signals. That means कि जो PET के डिटेक्टर्स है, अब PET के डिटेक्टर की अपन ने बात कर ली कि PET में कौन से डिटेक्टर काम में ले रहे हैं अपन, सिंटिलेशन क्रिस्टल, और सिंटिलेशन क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है लाइट फोटोन्स का एमिट करना। तो यहाँ पे क्या होगा, डिटेक्ट द एमिशन फोटोन्स, दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स आपने इंसर्ट किए थे वहाँ से जो फोटोन्स एमिट हुए हैं उनको डिटेक्ट करना, एंड कन्वर्ट दैम इनटू लाइट सिग्नल्स, और उनको किस में कन्वर्ट करना, लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। दिस सिंटिलेशन इवेंट इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय पीएमटी। अब जो सिंटिलेशन जो इवेंट हुआ, दैट मीन्स जो फोटोन्स एमिटेड हुए थे रेडियो न्यूक्लाइड क्रिस्टल्स के अंदर, जिनको पैट के जो डिटेक्टर्स थे, सिंटिलेशन के जो क्रिस्टल्स थे, जिन्होंने लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, अब ये जो लाइट सिग्नल्स है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, किसके थ्रू, पीएमटी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ये फिर एक मॉनिटर पे डिस्प्ले किए जाते हैं, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, और आपको वहाँ पे एक 3D इमेज शो होती है। सो ऑल ओवर ये आपके डिटेक्टर्स के बारे में था, दैट मीन्स पैट के डिटेक्टर, पैट इक्विपमेंट के डिटेक्टर्स के बारे में था। डिटेक्टर के अंदर यहाँ पे सिंटिलेशन क्रिस्टल्स अपन काम में लेते हैं, जिनकी संख्या 10,000 से लगभग 20,000 तक होती है। सिंटिलेशन क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी होती है रेडिएशन या फिर उनको एनर्जी मिलने पे वो लाइट फोटोन्स एमिट करते हैं। तो सेम यहाँ पे वो होगा, जो रेडियो न्यूक्लाइड सोर्सेज है उनमें से जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं उनको वो डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद में उनको वो लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देंगे। देन ये जो सिंटिलेशन क्रिस्टल्स होते हैं ये पीएमटी से कपल्ड होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के बारे में अपन 2-3 जगह डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर। पीएमटी का काम होता है कि ये जो विजिबल सिग्नल्स मिल रहे हैं इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ये कंप्यूटर को सेंड किए जाते हैं, जहाँ पे ये डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, इमेज में डिस्प्ले होती है आपको, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होता है इमेज का, जो कि लॉगरिथम और एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर करता है। अब जैसा कि आप डायग्राम के थ्रू पैट की स्कैनिंग ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम में बीच में जो सर्किल है, सर्किल के बीचों बीच पेशेंट दिखाई दे रहा है। पेशेंट के अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिव सोर्स इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सोर्स क्या करेगा, फोटोन्स का एमिशन करेगा, रेडिएशन का एमिशन करेगा, एनर्जी का एमिशन करेगा। पेशेंट के चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है जो कि डिटेक्टर्स की रिंग है, ठीक है, सिंटिलेशन क्रिस्टल्स की रिंग है यहाँ पे। अब जैसा कि प्रिंसिपल के अंदर अपन ने बात की थी कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, जब वहाँ पे एनिहिलेशन होता है तो वहाँ पे 2 फोटोन्स निकलते हैं और दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 2 फोटोन्स निकलेंगे, दोनों 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और 2 अलग अलग डिटेक्टर्स उनको वहाँ पे डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्टर ने वो सिग्नल लिया, डिटेक्टर ने वो सिग्नल किसको भेजा, एम्पलीफाई किया पीएमटी से, वहाँ से आपको फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला। देन आता है वहाँ पे PHA,
PHA की फुल फॉर्म होती है पल्स हाइट एनालाइज़र। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे आपको पल्स मिल रही है डिटेक्शन के थ्रू या फिर डिटेक्टर्स के थ्रू, उस पल्स का दैट मीन्स इंटेंसिटी। यहाँ पे हाइट के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि उसके ग्राफ के अंदर जो हाइट आती है, ठीक है, तो दैट मीन्स उसको अपन इंटेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो उसकी इंटेंसिटी के बारे में पता लगाता है और फिर वहाँ पे क्या होता है, एनहिलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन। देन फिर आपके कंट्रोल कंसोल कंप्यूटर के पास इमेज जाती है और वो डिस्प्ले होती है। अब यहाँ पे एक जो मेन चीज़ आती है, कोइंसिडेंस, एक वर्ड आया है यहाँ पे, एनहिलेशन कोइंसिडेंस। दैट मीन्स एनहिलेशन कोइंसिडेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब दो से ज़्यादा फोटॉन्स एक साथ डिटेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर आपका रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्स आपने इंसर्ट कर रखा है, वहाँ से 2 फोटॉन्स निकले, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो 2 फोटॉन्स निकलेंगे वो दोनों फोटॉन्स डिटेक्टर के जो रिंग है उस पर एक साथ पहुँचे, ठीक है। दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल रहे हैं वो। कहीं पे टिश्यू की डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है तो कहीं पे टिश्यू की डेंसिटी कम हो सकती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो दोनों फोटॉन्स हैं वो अलग अलग भी पहुंच सकते हैं और साथ भी पहुंच सकते हैं। दैट मीन्स कि एक फ़ोटोन तो पहले डिटेक्ट हो गया और एक फ़ोटोन बाद में। तो ये जो पहले और बाद की जो प्रोसेस है इसे अपन बोलते हैं कोइंसिडेंस डिटेक्शन। क्या बोला जाता है इसे? कोइंसिडेंस डिटेक्शन कहा जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है एनिहिलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कोइंसिडेंस होता है ये भी कई प्रकार का होता है। दैट मीन्स कि जो दोनों फोटॉन्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से डिटेक्ट हो रहे हैं, उनमें टाइम गैप, प्लेन, ऑब्वियसली बात। अब आपके जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है, एक्सियल प्लेन होता है, कौन से प्लेन के अंदर फोटॉन्स डिटेक्ट किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें। तो अब अपन बात करेंगे इन कोइंसिडेंस डिटेक्शन के बारे में कि ये कोइंसिडेंस क्या होता है। एनिहिलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन सर्किट्स detects coincidence interaction with each pair of detector and obtain line of response। that means कि होता क्या है कि जो पेयर है फोटॉन्स का यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे डिटेक्ट होगा। तो ऑब्वियस ही बात है एक फ़ोटोन को एक डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और दूसरे फ़ोटोन को दूसरा डिटेक्टर। तो यहाँ पे डिटेक्टर्स का भी क्या बन गया, एक पेयर बन गया। दैट मीन्स कि एक पेयर फोटॉन्स के एक पेयर को एक डिटेक्टर का पेयर क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और वहाँ पे आपको एक लाइन मिलती है। दैट मीन्स कि कौन कौन से डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर रहे हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ रिस्पॉन्स बोलते हैं, LOR। द इफेक्टिव अटेन्यूएशन सफर्ड बाय द 2 फोटॉन्स इज डिटरमाइंड। दैट मीन्स कि जो दोनों फोटॉन्स हैं उनके बीच का जो अटेन्यूएशन कोफिशिएंट, दैट मीन्स अटेन्यूएशन कोफिशिएंट दोनों का अलग अलग होगा, बिकॉज दोनों जो फोटॉन्स हैं वो अलग अलग टिश्यू को क्रॉस करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो उनके बीच का जो अटेन्यूएशन है वो भी यहाँ पे डिटरमाइंड किया जाता है, मेज़र किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द फोटॉन्स आर आल्सो डिटेक्टेड। टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मीन्स कि फोटॉन्स को टिश्यू से डिटेक्टर्स तक आने में कितना टाइम लगा और दोनों फोटॉन्स के जो टाइम गैप है वो कितना है, वो सब भी क्या किया जाता है, यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या है, एनिहिलेशन कोइंसिडेंस। अब जैसा कि अभी अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले कोइंसिडेंस के बारे में कि कोइंसिडेंस अलग अलग मिलना, इनका अलग अलग डिटेक्ट होना, वो कई प्रकार का होता है। और वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, जिनका क्या नाम दिया गया है। फर्स्ट ट्रू कोइंसिडेंस, सेकंड रैंडम कोइंसिडेंस, थर्ड स्कैटर कोइंसिडेंस एंड फोर्थ मल्टीपल कोइंसिडेंस। एक बार दोबारा समझ लो, कोइंसिडेंस होता क्या है। पेशेंट की बॉडी के अंदर रेडियो न्यूक्लाइड सोर्स है, वहाँ से 2 फोटॉन्स निकलेंगे जो कि 180 डिग्री पे निकलेंगे। इसका एग्जांपल अपन लेके चलते हैं। अगर एक फोटोन बॉडी के अपर साइड में निकलेगा तो दूसरा फोटोन बॉडी के लोअर साइड से निकलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो दोनों फोटॉन्स निकलेंगे वो अलग अलग टिश्यू को क्रॉस करके आएंगे। अलग अलग टिश्यू को क्रॉस करके आएंगे तो उनकी वेलोसिटी अलग होगी। अलग अलग टाइम पे वो डिटेक्टर्स के पास में पहुंचेंगे। डिटेक्टर्स उनको अलग अलग टाइम पे डिटेक्ट करेंगे और ये जो प्रोसेस होती है ये कोइंसिडेंस कहलाती है। अब जैसे कि अभी अपन ने बात किया कि 4 प्रकार के कोइंसिडेंस हो सकते हैं। तो पहला अगर अपन बात करें ट्रू कोइंसिडेंस की, अ ट्रू कोइंसिडेंस अराइजेज फ्रॉम अ सिंगल इवेंट इन द सेम प्लेन।
दैट मीन्स ट्रू कोइंसिडेंस कब होता है? जब वहाँ पे केवल सिंगल इवेंट हो और सेम प्लेन के अंदर। इसका मतलब क्या है सिंगल इवेंट का यहाँ पे कि दैट मीन्स केवल आपने एक रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्स वहाँ पे इंसर्ट किया है बॉडी ऑर्गन के अंदर, और उसमें से जो 2 फोटॉन्स निकले हैं वो दोनों फोटॉन्स भी आपके क्या हुए हैं, एक साथ डिटेक्ट किए गए हैं। अगर मतलब ऐसी कंडीशन आती है, एक कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? इत्तेफाक। ऐसा इत्तेफाक होता है कि जब आपने एक रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्स इंसर्ट किया और उसके जो दोनों फोटॉन्स हैं वो एक साथ अगर डिटेक्ट हो जाते हैं सेम प्लेन के अंदर, तो उसे अपन ट्रू कोइंसिडेंस कहते हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरे कोइंसिडेंस की, स्कैटर्ड कोइंसिडेंस। द स्कैटर्ड कोइंसिडेंस इज ड्यू टू द सिंगल इवेंट बट इन डिफरेंट प्लेन ड्यू टू स्कैटर। अब यहाँ पे क्या है, स्कैटर्ड कोइंसिडेंस में सिंगल इवेंट है। सिंगल इवेंट का मतलब केवल एक रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्स आप काम में ले रहे हो और जहाँ पे केवल आपको 2 फोटॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, सिंगल इवेंट होगा, दोनों 2 फोटॉन्स निकलेंगे बट दोनों साथ में डिटेक्ट नहीं होंगे, दोनों अलग अलग डिटेक्ट, दैट मीन्स अलग अलग प्लेन के अंदर उनको अब डिटेक्ट किया गया है ड्यू टू स्कैटर। किसकी वजह से? स्कैटरिंग की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग टिश्यू से वो पास आउट होंगे, स्कैटर्ड होने की वजह से उनका जो डिटेक्शन का जो टाइम है या फिर वो अलग अलग प्लेन में डिटेक्ट किए जाते हैं, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्कैटर्ड कोइंसिडेंस। द रैंडम कोइंसिडेंस इज ड्यू टू 2 इंडिपेंडेंट इवेंट नॉट इन द सेम प्लेन। दैट मीन्स कि अब क्या है, रैंडम। रैंडम में क्या हो गया, यहाँ पे इवेंट्स कितने हो गए, डबल हो गए। दैट मीन्स कि रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्सेज है वहाँ पे 2 या 2 से अधिक, ठीक है। तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, फोटॉन्स भी क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक होंगे। एक इवेंट के अंदर आपको 2 फोटोन मिलते हैं, 2 इवेंट में आपको 4 फोटोन मिलेंगे, 3 इवेंट में आपको 6 फोटोन मिलेंगे। अब उनमें से फॉर एग्जांपल आपके पास में 3 इवेंट है और 3 इवेंट में आपको 6 फोटोन मिल रहे हैं। उन 6 फोटोन में से 2 फोटोन जो थे, चाहे वो अलग अलग इवेंट के हों, 2 फोटोन अगर साथ में डिटेक्ट होते हैं तो वो जो कोइंसिडेंस होता है उसे अपन कहते हैं रैंडम कोइंसिडेंस। नॉट इन द सेम प्लेन, जरूरी नहीं है कि सेम प्लेन में हो, अलग अलग प्लेन में हो, बट अगर कोई भी 2 फोटॉन्स अगर एक साथ डिटेक्ट कर लिए जाते हैं तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं रैंडम कोइंसिडेंस। लास्ट आता है मल्टीपल कोइंसिडेंस इज द डिटेक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट दैट आर डिटेक्टेड एट द सेम टाइम। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या, अब 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, उनमें से या फिर 2 या 2 से ज़्यादा जो भी इवेंट्स है उनमें से जो भी फोटॉन्स है 2 या फिर 3 फोटॉन्स वो एक साथ डिटेक्ट हुए हैं, बट अगर वो एक प्लेन में हो जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मल्टीपल कोइंसिडेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन का मतलब कि जितना भी आपने पैट स्कैनिंग की वो डाटा कैसे आप कलेक्ट करते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा है, रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्स इंजेक्ट किया, वहाँ से फोटॉन्स निकले, फोटॉन्स जो थे वो डिटेक्टर्स के पास गए, डिटेक्टर्स में सेंटिलेशन क्रिस्टल था, सेंटिलेशन क्रिस्टल्स ने उनसे एनर्जी लेके लाइट फोटॉन्स एमिट किए, लाइट फोटॉन्स पीएमटी से आपको डिजिटल सिग्नल्स, सॉरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देन कंप्यूटर के पास डिजिटल सिग्नल्स और आपको डिजिटल इमेज। ये आपकी डाटा एक्विजिशन है। द कंप्यूटर परफॉर्म अ फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन ऑफ द डाटा टू प्रोड्यूस ट्रांसवर्स इमेजेस ऑफ द रेडियो न्यूक्लियाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन द पेशेंट। तो पीछे की जो प्रोसेस थी वो अपन डिस्कस करके आ चुके हैं। अब डाटा एक्विजिशन कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा। कंप्यूटर का काम क्या है? फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन ऑफ द डाटा। दैट मीन्स कि जो भी डाटा मिला है उसको वो फिल्टर करता है अच्छे से, उसके प्रोजेक्शन बनाता है, प्रोजेक्शन बना के आपको कौन सी इमेज देता है? टू प्रोड्यूस ट्रांसवर्स इमेज, और आपको वहाँ पे ट्रांसवर्स इमेज मिलती है ऑफ द रेडियो न्यूक्लियाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन द पेशेंट। पेशेंट के अंदर जो आपने रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्स इंजेक्ट किया था वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसकी ट्रांसवर्स इमेज कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कराता है। Modern scanner are capable of performing simultaneous acquisition of greater than 45 slices over 16 cm of the axial distances. That means कि जो अब मॉडर्न स्कैनर्स आए हैं उनके अंदर एक और फैसिलिटी अपने पास है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइमल्टेनियस एक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब कि एक साथ आप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस कितनी बताई है? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर दैट मीन्स कि 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगर आप 2 अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर एक साथ रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्सेज इंजेक्ट करते हो तो उनका जो डाटा है, दैट मीन्स उनकी जो इमेज है वो आपको यहाँ पे एक साथ मिल सकती है। ये किस में फैसिलिटी अवेलेबल होती है आपको? मॉडर्न पैट स्कैनर्स की मशीन के अंदर। और वहाँ पे आपको कितने स्लाइसेस के अंदर इमेज मिलती है? 45 स्लाइसेस या फिर 45 स्लाइसेस से ज़्यादा के अंदर आपको इमेज मिलती है। बट साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ डाटा एक्विजिशन कब होगा? जब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो? 16 सेंटीमीटर।
इन 3D इमेज रिकन्स्ट्रक्शन एल्गोरिथम इज़ यूज्ड। दैट मीन्स कि जब 3D इमेज बनती है तो वहाँ पे कंप्यूटर क्या करता है, कैलकुलेशंस करता है। जिस तरीके से सिटी के अंदर होती है वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। एल्गोरिथम, अलजेब्रिक, लॉगरिथम, सारी कैलकुलेशन वहाँ पे की जाती है और उसके बाद में आपको कंप्यूटर एक 3D इमेज प्रोवाइड कराता है। तो ये आपका यहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसकी अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक अगर अपन वर्किंग को डिस्कस करें, रेडियो न्यूक्लाइड सोर्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, उसमें से फोटॉन्स एमिट होंगे, वो रिंग डिटेक्टर्स दैट मीन्स सिंटिलेशन डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किए जाएंगे। वो आपके पीएमटी से कनेक्टेड है। पीएमटी दैट मीन्स फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, सिंटिलेशन से विजिबल लाइट निकली, पीएमटी ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, कंप्यूटर के पास गई, डिजिटल इमेज 3D कैलकुलेशन सारी चीज़ें हो गई वहाँ पे। अब अपन बात करते हैं इसके छोटे छोटे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात, कि पेट स्कैनर के क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज। तो जो मेन एडवांटेज है वो क्या है कि यहाँ पे फंक्शनल इंटीग्रिटी के बारे में पता चलता है। कोई भी ऑर्गन जिसके अंदर आपने रेडियो न्यूक्लाइड सोर्स इंजेक्ट किया वो क्या करेगा, मूव करेगा वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन फंक्शन। जैसे ऑर्गन का फंक्शन होता है उसी तरीके से उसमें फंक्शन। तो दैट मीन्स यहाँ क्या आप क्या कर सकते हो, ऑर्गन के फंक्शन के बारे में पता लगा सकते हो। इट्स शो फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन के फंक्शन के बारे में पता लगाया जाता है। गिव नर्वस सिस्टम डिटेल, नर्वस सिस्टम की डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अभी तक जो अपनी इमेजेस थी दैट मीन्स जहाँ पे अपन किस किस के बारे में, बोन्स के बारे में पता लगाते थे, टिश्यू के बारे में पता लगा लिया करते थे, एंजियोग्राफी या फिर स्पेशल रेडियोग्राफी के अंदर आप आर्टरीज, वेंस दैट मीन्स जो ब्लड वेसल्स है उनके बारे में भी अपन ने पता लगा लिया। यहाँ पे आप नर्वस सिस्टम के बारे में भी पता लगा सकते हो। वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड परफ्यूजन, ज़्यादातर मायोकार्डियल इन्फेक्शन और परफ्यूजन को अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है। ये कुछ इसके एडवांटेज है। और अगर अपन बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस जो मेन डिसएडवांटेज आपको दिख रहा है वो यहाँ पे क्या है कि आप रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्सेज बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है, रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्सेज वैसे भी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इनमें से रेडिएशन निकलती रहती है 24 आवर्स, हमेशा इनमें से रेडिएशन निकलती रहती है। और वो रेडियो एक्टिव सोर्सेज आपने क्या कर दिए, बॉडी की पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए, तो ऑब्वियस बात है कि ये जो प्रोसेस होती है ये हार्मफुल होती है। दूसरी बात कि कई बार अगर ऐसे रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्सेज इंजेक्ट कर दिए जाएं जिनकी हाफ लाइफ क्या है, ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है कि उनको आपको एक्सपेल भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी क्या करनी पड़ती है, पेशेंट की आफ्टर केयर करनी पड़ती है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। इट यूज़ रेडियो न्यूक्लाइड्स विच इज़ एक्सपेंसिव एंड अनकॉमन, दैट मीन्स कि रेडियो न्यूक्लाइड्स अपने यहाँ पे काम में लेते हैं जो कि एक्सपेंसिव भी होते हैं और अनकॉमन दैट मीन्स कि जल्दी से आपको अवेलेबल भी नहीं होते हैं। इट प्रोवाइड पुअर रेजोल्यूशन, थोड़ा सा इमेज का जो रेजोल्यूशन होता है वो यहाँ पे आपको पुअर मिलता है। रिक्वायर केयर ऑफ द रेडियो न्यूक्लाइड, ऑब्वियसली बात है डिपार्टमेंट के अंदर आप रेडियो न्यूक्लाइड्स रखोगे तो उनकी भी आपको केयर करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि उनको आप फ्रीली नहीं छोड़ सकते, उनको आपको सील्ड करके रखना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आप ऐसे रेडियो न्यूक्लाइड्स काम में ले रहे हो जिनकी हाफ लाइफ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब कोई रेडियो न्यूक्लाइड आपने मंगवाया, ठीक है, और उसको आप जिसकी हाफ लाइफ क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल 120 मिनट है, ठीक है, या फिर अपन बात कर सकते हैं 10 मिनट 20 मिनट, अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी जो रेडियो न्यूक्लाइड सोर्सेज है उनकी हाफ लाइफ तो वहीं पे 10-15 मिनट के अंदर चली गई। दैट मीन्स अब वो क्या हो गया, ख़राब हो चुका है। दैट मीन्स अब आप उसको काम में नहीं ले सकते। तो दैट मीन्स कि जो रेडियो न्यूक्लाइड सोर्सेज है उनके आपको केयर करनी पड़ेगी ताकि जब तक आप उसको काम में ना लो तब तक वो सेफ़ रहे। इट आल्सो रिक्वायर पेशेंट केयर आफ्टर द प्रोसीजर के बाद में पेशेंट की भी केयर करनी पड़ती है। ये कुछ डिसएडवांटेज थे पेट के। तो ओवरऑल आपका टॉपिक पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो कि रिसेंट एडवांसेस में है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।